हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह आपकी होस्ट एंड दोस्त आपके सामने लेकर आई हूँ बॉटनी की स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस समय आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार और सहयोग हमें कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब के माध्यम से मिल रहा है। साथ ही साथ आप लोग लाइक करके भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो अब मैंने सोचा है आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन की जगह एक वीडियो में 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएँ। ये एफर्ट कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो में जरूर बताइएगा। अब से हम लोग जहाँ 20 क्वेश्चन पढ़ते थे, हर दिन 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सब आपके सहयोग और मोटिवेशन की बदौलत ही हो पाया है। स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए कल का होमवर्क क्वेश्चन था और आप सभी ने इसका बहुत सही जवाब देने की कोशिश की। इसको आज अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन था आपके सामने होमवर्क का, द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिलीज फ्रॉम PS सेकेंड यानी फोटो सिस्टम सेकेंड। ऑप्शन था क्लोरोफिल ए 683, क्लोरोफिल बी 644, क्लोरोफिल ए 673 या P+700। इसमें से कौन सा सही था? तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता जो PS सेकेंड में से जारी होता है वो होता है P+700। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश तंत्र यानी प्रकाश सिस्टम फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यूपी पीसीएस प्री 1995 और उसके साथ साथ पीजीटी बॉटनी 2003 में पूछा। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आयोग हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो पीसीएस के क्वेश्चन पीजीटी में पूछे ही जाते हैं, पीजीटी के क्वेश्चन पीसीएस में रिपीट होते हैं। तो ये आपके टीजीटी, पीजीटी, DSSB, बिहार पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी, राजस्थान पीजीटी, मध्य प्रदेश पीजीटी, किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी हो, या फिर DSSB या फिर KVS NVS, या फिर आप बात करें GIC एग्जाम के, सब में हेल्पफुल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल। किसी विलयन में परासरण विभव के प्रतीक को किस रूप में निरूपित किया जाता है? यानी कि यहाँ पे पूछा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल का वो पूछा है। एक मिनट रुकिए, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का पूछा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, हाँ, सिंबल पूछा है। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का सिंबल पूछा है। तो इसका सिंबल जो है इस तरह से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट यानी DPD को ही वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और वाटर पोटेंशियल, अगर वाटर पोटेंशियल की बात करें तो इसे FW से डोनेट करते हैं। वहीं पर अगर बात करें टर्गर प्रेशर की, तो टर्गर प्रेशर TP होता है। दाब विभव प्रेशर पोटेंशियल जो होता है, प्रेशर पोटेंशियल P होता है। और प्रेशर दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे OP कहते हैं, इसके बिलो विभव को दो होता है। यहाँ पे सब मिला के ये सब छोड़ दीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब इस ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके नाम के अनुसार इसके संकेत अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आपसे सॉल्यूट पोटेंशियल पूछ लिया तो S हो जाएगा। अगर आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लिया तो R हो जाएगा। अगर आपसे प्रेशर पोटेंशियल पूछ लिया तो P हो जाएगा। इस तरह से इसके नाम के अनुसार ये अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या आपसे पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, तो S इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ही सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, तो इसे S या R से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, S दिया हो या R दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि परासरण विभव और विलय विभव दोनों एक ही होता है, इसलिए इसे S या फिर R से डोनेट कर सकते हैं। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में रूपांतरण करता है? यानी कि कौन सा कन्वर्जन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन एल्डोज एंजाइम, फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम, एल्कलाइन फास्फेट या फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। ये क्वेश्चन आपको देखिए पीसीएस 1994, पीसीएस 1999 और पीजीटी बॉटनी 2003 सब में देखने को मिला है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट एक और ATP से फास्फेट लेकर फास्फोफ्रैक्टोज काइनेज बीकर की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु से फ्रक्टोज A6 डाइफॉस्फेट का अणु बनने में एक ATP खर्च होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हार्मोन्स विच हैज़ निगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस इज। शीर्षार्थ प्रबलता का नकारात्मक प्रभाव रखने वाले हार्मोन्स हैं, कौन सा है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर इथाइलिन। तो बात करें ऑक्सिन हार्मोन्स की, ये पौधों में शीर्ष कलियों की वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं, इसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। साइटोकाइनिन जो है ये एपिकल डोमिनेंस पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट ही पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन C3 साइकिल। निम्नलिखित में से कौन C3 चक्र में पाया जाता है? C3 चक्र में कौन सा पाया जाता है? पहला दिया है रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, फोटोफास्फोरिलाइजेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। C3 चक्र, जिसे केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए 18 ATP तथा 12 NADPH2 का उपयोग किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि केल्विन चक्र में ग्लूकोज के एक अणु बनाने के लिए कितने ATP का यूज़ होता है, तो 18 ATP तथा 12 NADPH2 का यूज़ होता है। ठीक है, C3 चक्र में रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द अकर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? ATP का निर्माण होता है, ATP का निर्माण नहीं होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व कम्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उत्सर्जित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है, या जल माध्यम के रूप में अवकाश होता है लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता। तो सब गलत हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ATP का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर क्या बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं, और इसके साथ जल का निर्माण होता है, और इसके साथ जो रिलीज होता है वो होता है ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 कर लीजिए, यहाँ 12 कर लीजिए, यहाँ 6 कर लीजिए और यहाँ 6 कर लीजिए। अब ये बैलेंस है। 6 CO2 प्लस 12 H2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं। इसके अलावा 6 जल के अणु प्राप्त होते हैं और 6 ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इससे ATP का निर्माण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज लेवल आर फाउंड इन। भोजन संग्रहण करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं ट्रापा में, एलियम में, ट्रिट्रिकम में या फिर मेज में। किसमें भोजन संग्रहण करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं? तो भोजन संग्रहण किसमें होता है? आपने देखा होगा सिंघाड़ा, मक्का, गेहूँ, इन सब में जो है पत्तियां संग्राहक का कार्य नहीं करती हैं। लेकिन अगर बात करें एलियम में, तो इसमें जो है संग्राहक पत्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाए, और सॉरी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ट्रिट्रिकम यानी गेहूं में नहीं, मेज में नहीं, सिंघाड़ा में नहीं, किसमें होता है? एलियम में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्यू ऑफ C39H74O6 इज, यानी रिस्पायरेटरी कॉन्सेंट्रेंट गैसीय विनिमय का अनुपात क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसको देख लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0.75। ठीक है, 0.75 इसका सही जवाब हो जाएगा। C39H74O6 में ये क्या है? ये एक वसीय अम्ल है, यानी फैटी एसिड है। इसका श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, और 1 से कम यहाँ पे यही दिया है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में कितने पानी के अणु मुक्त होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की क्या भूमिका होती है? एक्टिव क्लोरोप्लास्ट, एक्टिव पेरोक्सिसोम, एक्टिवेट पैराडॉक्सिन या फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में लाइट क्या कार्य करता है? तो ये एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट को एक्टिवेट करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सूर्य से आने वाले प्रकाश होता है, उनको क्लोरोप्लास्ट को उत्तेजित करने का कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपनी कक्षा, यानी अपना जो क्लास होता है, उसको छोड़ देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को मुक्त करता है तो ADP
एडेनिन डाइफास्फेट प्लस आईपी संयुक्त होकर एटीपी बनाते हैं, एडेनिन ट्राइफास्फेट बनाते हैं। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऑप्शन है स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्रेनम में या नन ऑफ दीज। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ग्रेनम में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं होती हैं, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक केमिकल डार्क रिएक्शन। ठीक है, प्रकाश रासायनिक क्रिया यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं हिल रिएक्शन। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिल रिएक्शन के नाम से किसे जाना जाता है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन को ही हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया का संपादन कहाँ होता है? तो पर्णहरित के यानी क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और डार्क रिएक्शन अगर पूछ लिया जाए डार्क रिएक्शन क्या होता है, तो डार्क रिएक्शन में जो होता है एटीपी तथा NADPH निकलता है, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्द डार्क रिएक्शन डार्क रिस्पायरेशन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा नॉर्मल श्वसन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, नॉर्मल रिस्पायरेशन के लिए डार्क रिएक्शन शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक फोटोकेमिकल, एक केमिकल डार्क रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिस्पायरेशन क्या होता है? तो पौधों की मुख्य दो प्रकार के श्वसन क्रियाएं होती हैं, एक डार्क रेस्पायरेशन, दूसरा फोटो रेस्पायरेशन। डार्क रेस्पायरेशन को नॉर्मल रेस्पायरेशन कहा जाता है। डार्क रेस्पायरेशन में प्रायः ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स चक्र के द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्फीति यानी कि फूली हुई कोशिकाओं में होता है टर्गिड सेल। टर्गिड सेल में क्या होता है? तो एक जो फूली हुई कोशिका होती है उसका DPD क्या होता है? मैंने आपको बताया था DPD का फुल फॉर्म, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए OP, TP और DPD का फुल फॉर्म क्या है। ये आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। स्फीत कोशिका यानी टारगेट सेल में कोशिका जो है वो DPD = 0 होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। OP = TP होता है। और DPD कैसे निकालते हैं? अगर DPD निकालना है तो OP - TP कर देंगे, DPD निकल के आ जाएगा। DPD का मान 0 हो जाने पर कोशिका में जल प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाष्पसर्जन की दर ऊंची होती है जब द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज हाई व्हेन। वाष्पसर्जन की दर ऊंची कब होगी? ऑप्शन पहला दिया है जब वायुमंडल जल वाष्प द्वारा संतृप्त होता है। दूसरा, रोशनी डिम यानी लाइट इज वेरी डिम, बहुत हल्की रोशनी हो तब होगा। द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड टेम्परेचर इज हाई, जब वायुमंडल शुष्क हो और तापमान ऊंचा हो। चौथा दिया द टेम्परेचर इज लो एंड ह्यूमिडिटी इज हाई, तापमान निम्न होता है तथा आर्द्रता ज़्यादा होती है। वाष्पसर्जन यानी ट्रांसपायरेशन कब सबसे ज़्यादा होगा? आप खुद ध्यान दीजिएगा, क्या ठंडी के मौसम में आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं? ये क्वेश्चन स्टार मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन आपका बिहार TRE में भी आ चुका है, साथ ही साथ PGT में तो आया ही आया है। वाष्पसर्जन यानी ट्रांसपायरेशन की दर सबसे ऊंची कब होगी? इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला दिया है द एटमॉस्फेयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स, अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रहेंगे, शीत पड़ी रहेगी, शीतलहरी पड़ी रहेगी, ओस की बूंदें पड़ी रहेंगी, तो क्या आपके कपड़े सूख पाएंगे? अगर वाष्पसर्जन होता है तो आपके कपड़े जो है, आपके कपड़ों से पानी भाप बन के उड़ जाता है, इसी प्रक्रिया को वाष्पसर्जन कहा जाता है। ये प्रक्रिया कब होती है? तो इस वातावरण में तो होगी नहीं। धीमी रोशनी होगी, सूर्य का प्रकाश हल्का हल्का आ रहा होगा, तो क्या कपड़े सूखेंगे? बिल्कुल नहीं। जब वायुमंडल शुष्क हो और तापमान ऊंचा हो यानी कि एटमॉस्फेयर ड्राई हो और टेम्परेचर यानी सूर्य खूब तेज गर्मी फैला रहा हो, तब कपड़े फट से सूख जाते हैं, इसी को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ठीक है, तापमान निम्न हो, आर्द्रता ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी हो, हल्का सा बदली का मौसम हो, तो क्या कपड़े सूखेंगे? नहीं सूखेंगे। इसको आप अपने डेली यूज़ के माध्यम से कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, 4 चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। आपसे क्लोरोफिल का फॉर्मूला पूछा है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। C55H72O5
N4 और Mg, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। वहीं आपसे क्लोरोफिल बी का पूछ ले तो क्लोरोफिल बी का होता है C55H70 O5 O6N4Mg, O6N4Mg, ये किसका है? क्लोरोफिल बी का। और उसके अलावा अगर आपसे कैरोटीन का पूछ ले तो C30 और H56, ये कैरोटीन का होता है। और जेंथोफिल का C40 H56 और O2, ये जेंथोफिल का होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्लोरोफिल ए का ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी फार्मूला आपको PDF में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये यहाँ तक लिखा है, इसके आगे सेम ही है इसलिए आगे वाला नहीं लिखा। ये यहाँ तक लिखा है, फिर उसके बाद N4Mg होगा, इसीलिए ये आगे वाला नहीं लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिप्लोगैस्टिकेटेड वायु नामक शब्द को क्या कहा जाता है? डिप्लोगैस्टिकेटेड वायु यानी डिप्लोगैस्टिकेटेड एयर इज नोन एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने प्लोगिस्टॉन व डिप्लोगैस्टिकेटेड नामक शब्द 1972 में सबसे पहले दिया था। फ्लोगिस्टॉन शब्द का संबंध अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड से तथा डिप्लोगिस्टिकेटेड शब्द का संबंध शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड से है, शुद्ध ऑक्सीजन से है। अगर पूछा जाए डिप्लोगिस्टिकेटेड किससे संबंधित है? शुद्ध ऑक्सीजन से। और दूसरा शब्द एक इन्होंने दिया था फ्लोगिस्टॉन, ये किससे संबंधित था? अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीश्वसन की क्रिया के प्रदर्शन में यू नली में रखे KOH का क्या कार्य है? ऑक्सीश्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन में जो KOH है उसका क्या कार्य है? टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इनकमिंग एयर, आने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करना। दूसरा, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन को अवशोषित करना। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नमी को अवशोषित करना। या टू क्लीन द एयर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, धूल कणों से वायु को शुद्ध करना। KOH का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन जो यू नली है, यू नली में रखा जो KOH है, KOH है क्या? तो ये एक प्रबल मतलब ऑक्साइड है, प्रबल क्षार है। ये क्या करता है? ये आने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर लेता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है? ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑटोट्रॉपिक प्लांट में या फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो देखिए, ग्रीन एल्गी ये तो ऑक्सीजन बनाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है, स्वपोषी पौधों में भी पाया जाएगा। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कौन से होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जैसे क्लोरोबियम का नाम आपने सुना होगा, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड अपने अपव्यय में नहीं टूटता है, जिससे ऑक्सीजन का उत्पाद नहीं बन पाता, यानी ऑक्सीजन जो है वो नहीं बन पाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में होता है, इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक स्ट्रेस हार्मोन्स है? स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जिसे जाना जाता है, पहला दिया है D4D, ये तो कीटनाशी है, ये हार्मोन्स है ही नहीं। IVA या फिर ABA या फिर IAA, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से एब्सिसिक एसिड को माना जाता है, क्योंकि इस हार्मोन्स का उत्पादन विपरीत परिस्थितियों में जैसे सूखा, जल जमाव आदि के समय होता है। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एब्सिसिक एसिड कार्य क्या करता है, या पत्ती, फल, पुष्प के विगलन परत यानी कि एब्सिशन लेयर का निर्माण करके विगलन में सहायता करते हैं, कलियों की वृद्धि करते हैं, बीजों का कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकते हैं। ठीक है, ये रोकते हैं। और जो AVA हैं, एब्सिसिक एसिड हैं, ये रंध्र को बंद करके वाष्पजन को कम करने में मदद करते हैं, आलू के कंद बनाने में सहायता करते हैं, कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घन दोनों को रोकता है। ये बढ़ाता नहीं है, कोशिका विभाजन कराता नहीं है, रोकता है। ठीक है, इसे स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीप्तकलिता यानी फोटोट्रॉपिज्म वाज कॉइन्ड बाय
फोटो पीरियोडिज्म शब्द किसने दिया? यहाँ पे पूछा है किसने दिया गया, तो फोटो पीरियोडिज्म जो शब्द है ये गॉर्डनर और एलार्ड के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब दिया गया? 1920 में फोटो पीरियोडिज्म शब्द का जो प्रयोग है वो गार्डनर और एलार्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है। पौधों के फलने फूलने, वृद्धि, प्रजनन व उनके भौगोलिक विवरण पर प्रकाश की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइट का प्रभाव पड़ता है। पौधे द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के वृत्ति अनुक्रिया को ही फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजों की बुवाई पूर्व निम्न तापमान उपचार के लिए इस रूप में जाना जाता है। द प्री सोइंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सेक्रिफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वर्निलाइजेशन या फिर एब्सिशन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्निलाइजेशन। बीजों से पूर्व कम तापीय बीजों की उपचार अभिक्रिया वर्निलाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए वर्निलाइजेशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग एक साइंटिस्ट थे, लाइसेंको। इन्होंने 1938 में सबसे पहले इसका जो है प्रयोग किया था। ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो होता है, जैसे आपने एक उदाहरण मान लीजिए कि फसल कुछ समय बोने तथा पकने के लिए निर्धारित होता है। जैसे गेहूं सर्दी में कम तापमान पर बोया जाता है, फल अथवा दाने गर्मी में यानी कि अधिक तापमान पर काटे जाते हैं। परंतु कुछ गेहूं की किस्म ऐसी होती है जो बसंत में बोई जाती है तथा गर्मी में काटी जाती है। यदि सर्दी में बीजों को कम तापमान पर कुछ समय रख कर बसंत में बोया जाए तब वे गर्मी में फसल दे सकते हैं। प्रकृति में इस प्रकार के पौधे को पुष्पजन से पहले ठंडे तापमान की आवश्यकता रखते हैं। अधिकतर द्विवर्षीय ऐसे पौधे होते हैं। ठीक है। इसी को वर्निलाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक प्रसुप्ति पर काबू पाने के लिए वर्निलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त ताप परिसर क्या है? यानी कि जब केमिकल डॉर्मेंसी पर आपको काबू पाना हो तो आप वर्निलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे गर्मी के पौधों को ठंडी में अगर उगाना हो, ठंडी के पौधों को गर्मी में उगाना हो, तो इसी प्रक्रिया को वर्निलाइजेशन कहा जाता है। अभी हम लोगों ने आगे देखा था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर रेंज क्या होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्निलाइजेशन समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोड्यूस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट एसिड, डाइफॉस्फेटग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोग्लिसरिक एसिड। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम अस्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे PGA करके भी लिखा रहता है, ये होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता कैसे है, तो ये कैल्विन चक्र जिसे C3 चक्र कहते हैं उसके द्वारा बनता है। यह 3 भागों में अपने कार्य को पूरा करता है। पहला होता है कार्बोक्सीकरण, दूसरा होता है ग्लिसरॉल रिवर्सल और तीसरा होता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति। ये 3 जो है 3 चक्र में अपनी प्रक्रिया को पूरा करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। TGT बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, PS सेकंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को रोकता है? फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन या एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन है, PS सेकंड यानी फोटो सिस्टम सेकंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को रोकता है? तो सही जवाब हो जाएगा फोटोलिसिस ऑफ जल। PS सेकंड में सूर्य के प्रकाश का कार्य जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन करना होता है, जिसमें ऑक्सीजन निष्कासित होता है। प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक होता है, या जल अपघटन PS सेकंड से संबंधित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है पड़हरित का उत्तेजन, प्रकाश अवशोषण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ATP का संश्लेषण। दिया है प्रकाश संश्लेषण में इन घटनाओं का सही क्रम लगाइए। यानी सबसे पहले क्या होता है, क्रम से आपको बताना है। इन घटनाओं में आपको सबसे पहले बताना है क्या होता है। तो पहले लाइट एब्जॉर्ब होगा,
लाइट को, जब पौधे लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तब उसके आगे ही कोई कार्य कर पाएंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो पहले क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, पहले इसमें होगा, 1 मिनट, इसका सही जवाब हो जाएगा पहले, हाँ लाइट एब्जॉर्ब होगा, पहले लाइट एब्जॉर्ब होगा, पहले लाइट एब्जॉर्ब भी होगा ना, क्या होगा पहले, नहीं नहीं, पहले लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, पहले क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल पर्ण हरित उत्तेजन होगा, ये पहले होगा, ठीक है, ये होगा। यार बड़ा कंफ्यूजिंग है, रुक जाओ थोड़ा सा, नहीं, पहले लाइट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, पहला यही होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगा। जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पर्णहरित उत्तेजित होगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। बी ए 2 में दिया है, उसके बाद सी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले लाइट एब्जॉर्ब होगा, फिर पर्णहरित का उत्तेजन होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, फिर एटीपी का संश्लेषण होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फास्फोलीकरण होता है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलाइजेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सही जवाब ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर का फास्फोरिलीकरण कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रक्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण सबस्ट्रेट से होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में 2 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरीकरण पाया जाता है, जबकि अगर पूछा जाए टीसीए चक्र में कितना होता है तो 1 पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, नीचे आपको सूची दिया गया है, एक दिया है पादप हार्मोन्स और दूसरा दिया विशिष्ट शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव। दोनों को मिलाना है, कौन सा हार्मोन्स किसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। पहला अगर हम बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन क्या करता है, तो ऑक्सिन जो होता है ये शीर्ष पर पाया जाता है, यानी कि ये एपिकल डोमिनेंस होता है, ए का ए से मिला दीजिए। दूसरा अगर बात करें जिब्रेलिन की, जिब्रेलिन क्या करता है, तो जिब्रेलिन जो करता है ये करता है पर्ण विवर्धन, यानी कि इंटरनोड इलोंगेशन का कार्य करता है, इंटरनोड इलोंगेशन का कार्य करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, तो ये सेल डिवीजन करता है, हम लोगों ने पढ़ा ही। इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन फलों को पकाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन करता है एपिकल डोमिनेंस का कार्य करता है, जिब्रेलिन इंटरनोड इलोंगेशन का करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन और इथाइलिन फ्रूट रैपनिंग का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में तेज अनुक्रमणीय विवर्धन पौधे में आमतौर से होता है किंतु प्राणियों में नहीं, इस भिन्नता का क्या कारण है। यानी कि कोशिकाओं में तेज अनुक्रमणीय विवर्धन यानी कि इलोंगेशन अगर रैपिड एंड irreversible cell elongation occurs commonly in plant but not a mammal, यानी कि एनिमल। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू, किसके कारण ये होता है। पहला दिया हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, तारक केंद्र तथा गोल्गिकाय की अनुपस्थिति, कोशिका द्रव्य जालिका की अनुपस्थिति तथा बड़े आकार के राजधानियों की उपस्थिति, बड़े आकार की राजधानियां तथा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। तो हम सभी को पता है लार्ज वैक्यूल्स और सेल वाल जो है ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ वर्णक प्रदीप्त कलिका प्रक्रम का नियंत्रण करते हैं। ये वर्णक 2 अन्योन्य रूपांतरित रूपों में उपस्थित रहते हैं, रखते हुए प्रकाश की 2 अलग अलग तरंग दैर्ध्यों का प्रचलन करते हैं। वो कौन से हैं, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, फाइटोक्रोम या फिर क्लोरोफिल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम इसका सही जवाब हो जाएगा। फाइटोक्रोम क्या है, तो फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है जो पौधों में पाया जाता है। यह प्रदीप्त काल की अनुक्रिया में प्रकाश के अवशोषण से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन, फाइटोक्रोम किसमें इन्वॉल्व होता है, किसमें किससे संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने देखा था फोटो पीरियडिज्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फाइटोक्रोम फोटो पीरियडिज्म से संबंधित है और ये एक प्रकार का पिगमेंट है, ठीक है। ये 2 प्रकार, इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, यानी फाइटोक्रोम जो है ये 2 अवस्थाओं में जो है रहता है। एक होता है आपका जिसे कहते हैं PR या इसी को कहते हैं P600 स्टेज, और दूसरा होता है PFR या इसी को कहते हैं
730 स्टेज, ठीक है, 2 अवस्थाओं में ये रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों और फूलों को नारंगी और पीले रंग कौन प्रदान करता है। देखिए प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये हरा रंग प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये फलों और फूलों को नारंगी, भूरा, लाल, पीला ये सारे कलर, हरे रंग को छोड़कर सारे कलर देने का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मांसाहारी 300 क्वेश्चन पूरे हो गए। अच्छा चलिए ठीक है, इसको आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। द ट्रैप ऑफ कॉर्निवोरस प्लांट कंटेन, मांसाहारी पादपों में ट्रैपों में होता है, पादपों के ट्रैपों में होता है पॉलीसेक्राइड, डाइजेस्टिव एंजाइम, फास्फोलिपिड या हर्बिसाइड्स। 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और पता भी नहीं चला। मैं आगे भी आपको बताने जा रही थी, अचानक से मुझे याद आ गया कि 300 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, इसमें लगभग हमें लगता है 343 क्वेश्चन है। 343 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, मतलब 43 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस उसके लिए हमें आपसे मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अच्छे कमेंट, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नहीं तो हम 20 क्वेश्चन करके 2 वीडियो में कवर कराएंगे। अगर आप हमें सहयोग करते हैं जैसे आपने कल के वीडियो पर करा था, तो हम एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक हम फट से जेनेटिक स्टार्ट करेंगे या बायोकेमिस्ट्री, जो आप कहें, ठीक है। बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।